हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों का क्या है कि मोशन टॉपिक चल रहा था। ठीक है, मोशन टॉपिक लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें जो हम लोग आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा, क्या बोला जाए, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है और इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोल रहा है कि जैसे कोई एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी पे अपने मोमेंटम ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो एक बॉडी का मास होगा वो दूसरे बॉडी पे अपना क्या बोला जाए, फोर्स या मोमेंटम शिफ्ट करता है। वही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलने का मतलब जैसे कि कोई, इसको आप हम लोग डेफिनेशन लिखें, टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम यानी हमारा बॉडी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। ठीक है, देखिए देखिए टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है ना, तब तक क्या बोलते हैं, किसी सिस्टम का मोमेंटम जैसे कांस्टेंट रहेगा जब तक उसमें कोई अपना क्या है, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं होगा। तो एक कोई जैसे आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें क्या होता है, मोमेंटम जो है ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे क्या बोला जाए ऑब्जेक्ट पे या किसी सिस्टम पे वो क्या होता है, क्या बोला जाए, आपका ट्रांसफर होता है। जैसे कि अगर ये एक बॉडी है, हम लोग समझते हैं जैसे ये मेरा एक बॉडी है ए और ये एक मेरा बॉडी है बी। ठीक है, ये ए है ये बी। अगर ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो यानी कोलिजन हो, ठीक है, जैसे कि अगर ए बी से आके कोलाइड हुआ, बी रेस्ट पे है, तो ये अपना पूरा का पूरा मोमेंट ट्रांसफर कर देगा बी पे, जिसके वजह से इस पे क्या है, डिस्ट्रक्शन होगा या ये टूटेगा। ठीक है, या उस मोमेंटम को झेलेगा। जरूरी नहीं है कि टूटने की चीज़ पे ही है। एग्जाम्पल देने के लिए ये है, जैसे कि दोनों का फोर्सेस अलग है। ठीक है, इसका फोर्स अलग होगा, इसका फोर्स अलग होगा, और ए अगर बी पे आके कोलिजन करेगा तो वो बी को कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। तो यही अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि अगर बोल रहा है कि जब तक मोमेंटम किसी सिस्टम का तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि अगर बी मेरा रेस्ट है और ए आके उस पर कोलाइड करता है अपनी कोई भी वेलोसिटी या स्पीड से, तो वो क्या करेगा, कोलिजन करने के बाद अपना सारा का सारा मोमेंटम ए से बी पे ट्रांसफर कर देगा, जिससे बी पे कुछ ना कुछ आपका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये हम अगर सिस्टम समझें, ये बॉडी है अपना दो। ठीक है, ये M1 है, ये M1 है। ठीक है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है। ये क्या है आपका, ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम में है दो बॉडी। अगर कोलिजन हो रहा है उस टाइम दोनों फोर्स यानी ये अब पीछे जाने की कोशिश करेगा और ये M1 M2 से टकराने की कोशिश करेगा। और जब कोलिजन हो जाएगा तो हमारा M1 M2 ये इस तरीके से है, तो दोनों क्या होगा, ये अपना वेलोसिटी उस पर पूरा का पूरा शिफ्ट कर देगा। क्या चीज़, ये आफ्टर कोलिजन मतलब टकराना, कोलिजन होने के बाद। कोलिजन दोनों दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद लीनियर मोमेंटम का एक और डेफिनेशन जैसे हमारा होता है, वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वो हमारा क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है। तो लीनियर मोमेंटम हो गया जैसे, तो लीनियर मोमेंटम जिसको हम लोग P लेते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू M इंटू वी, वेयर M इज मास ऑफ एन सिस्टम या ऑब्जेक्ट और V इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा एक फॉर्मूला होता है वो है कि जैसे सिस्टम, अगर दो इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है,
और वो क्या है, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उनका क्या फॉर्मूला होगा ये है। जैसे दो बॉडी है M1V1 या और M1V2, तो इस तरीके से अगर वो कोलाइड होते हैं यानी टकराते हैं या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वो होता है M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तो ये हमारे फॉर्मूले सारे काम के हैं। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट यानी M1 और M2 ये हो गया दो ऑब्जेक्ट, उसकी उन लोगों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और M1 M2 वही दोनों ऑब्जेक्ट का मास, और V2 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो VU हो जाता है अपना इनिशियल वेलोसिटी और V हो जाता है अपना फाइनल वेलोसिटी। इट मीन्स कि स्टार्टिंग में जैसे कि एक मास का वेलोसिटी जैसे 2 मीटर पर सेकंड है, सेकंड वाले का 3 है, लेकिन कोलाइड होने के बाद उनकी जो वेलोसिटी रही वो क्या रही, 0 हो गई कि क्या हो गई, तो ये इसी पे ही बात करता है। ठीक है, जिसमें U हमारा इनिशियल वेलोसिटी और V अपना किसको डिफाइन करता है, फाइनल वेलोसिटी को। नेक्स्ट है हम लोग इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं किसके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। तो फर्स्ट आता है इसमें रिकॉइल ऑफ गन। अब ये कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो रिकॉइल ऑफ गन इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आप शॉट करने से पहले क्या करते हैं, जो टोटल जो मोमेंटम रहता है गन और बुलेट का वो 0 रहता है। ठीक है, तो जब क्या बोलते हैं दोनों रेस्ट पे होता है, यानी कि ना ही गन चल रहा है ना ही क्या बोला जाए आपका बुलेट चल रहा है, तो ये रेस्ट पे क्या होगा, इनके मोमेंटम यानी P जो है इसका 0 होता है। बट अगर बुलेट को हम फायर करते हैं तो हाई मोमेंटम गन से, ठीक है, तो क्या होता है जो गन होता है वो बैकवर्ड आता है, और क्या होता है कि उसके वजह से जो इक्वल और अपोजिट उसमें मोमेंटम लगता है उसका सम क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो यही इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि ये एक गन है मान लीजिए, ठीक है, ये अगर इससे हम लोगों ने बुलेट जब फायर किया तो ये क्या होता है, ये पीछे की तरफ आता है। ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है, बुलेट फायर होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारा जो लीनियर मोमेंटम पे काम करेगा, जिसके वजह से जो ये पीछे आता है इसके वजह से जो इसमें इक्वल और अपोजिट मोमेंटम लगता है उस दोनों का सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, होप सो मैं समझा पाया हूँ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल है जो क्या बोलते हैं रॉकेट, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है या इसी को ही हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे कि रॉकेट क्या होता है आपका मूव करता है फॉरवर्ड, तो क्या करता है वो हॉट एग्जॉस्ट गैस जो एग्जॉस्ट गैसेस रहता है वो पीछे की तरफ छोड़ता है बहुत ही हाई स्पीड से, जिसकी वजह से जो मोमेंटम है वो क्या होता है, जिसमें जो रॉकेट का सिस्टम होता है रॉकेट प्लस फ्यूल, तो वो टोटल मोमेंटम को क्या करता है, कंजर्व करता है, और उसको रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए क्या करता है, उसमें मोमेंटम को क्या करता है, गेन करता है, यानी उसको मोमेंटम देता है, जिसकी वजह से रॉकेट जो है आपका जो क्या है पीछे से जो एग्जॉस्ट गैसेस उसे जो रिलीज करता है हाई स्पीड में, उसकी वजह से आपका जो रॉकेट है वो आगे की तरफ मूव करता है, और पीछे बैकवर्ड मोमेंट में उसने कितना इजेक्ट गैस किया उसी पे ही डिपेंड करता है कि वो रॉकेट कितनी दूर या कितना मोमेंटम लेगा। तो वही हमारा कहा जाता है लीनियर मोमेंटम में, जिसकी वजह से दोनों मोमेंटम में क्या होता है आपका एक बोला जाए बैलेंस हो जाता है, या एक तरीके का आपका जो इक्वल और अपोजिट उसमें मोमेंटम लगता है उसकी वजह से वो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा रॉकेट आगे की ओर मूव करता है। वैसे ही नेक्स्ट है हमारा कोलिजन इन, आप बोल सकते हैं हाँ, जैसे कि ये आपने देखा भी होगा, आपने महसूस भी किया होगा, जंपिंग ऑफ अ बोट। ठीक है, जैसे जंपिंग ऑफ अ बोट, अब बोट है जैसे कि ये हमारा वाटर है, ठीक है, और ये आपका ये ग्रे कलर पे बना देता हूँ, ये आपका लैंड है। ठीक है, आप इस पे उतरना है आपको। तो जैसे कि मान लीजिए ये बोट है, ठीक है, ये हमारा बोट है। ठीक है, जैसे ये बॉडी, ठीक है, मूव करके यहाँ से इस तरफ आ रही है, तो जब ये इस तरफ आता है तो बोट क्या होता है, बैकवर्ड की तरफ मूव करता है, जो बोट है वो बैकवर्ड की तरफ मूव करता है। तो ये क्या करता है, ये मोमेंट लगा के अपना फोर्स लगा के इस
क्या बोला जाए लैंड पे आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है ये अपना बोट, वो क्या होता है उसके फोर्स और मास की वजह से वो क्या होता है पीछे की ओर मूव करता है। तो ये भी एक तरीके का हमारा क्या है एग्जाम्पल है लीनियर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, वैसे ही आपका जैसे फायर क्रैकर्स वगैरह आप जला वो करते हैं बर्न करते हैं तो क्या होता है जैसे वो अगर आपने उससे कुछ नहीं किया वो तो स्टेशनरी रहता है, बट अगर आप उस पे क्या बोला जाए कोई जैसे वो उसके क्या बोला जाए किसी पे उस पे आग दिया या ना आपने उसको फ्यूल दिया तो वो क्या होता है बर्स्ट होता है। तो वो इसी लॉ को ही अपना क्या बोला जाए मतलब डिफाइन करता है। ठीक है, वैसे ही इसमें इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे क्या हो गया कार और क्या बोलते हैं कार के बीच में इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो एक दूसरे के जो ऑब्जेक्ट रहते हैं जैसे दो कार हैं अगर इम्पैक्ट आया यानी कोलाइड हुए, ठीक है ना, तो उस पे क्या होता है चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे। जैसे एक कार दूसरे से कोलाइड हुई तो दोनों कार पे जो नुकसान आप देखते हैं वो इसी वजह से ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है एक कार अपनी मास और अपनी वेलोसिटी लेके, जैसे ये कार है, ठीक है, ये कार क्या बना दिया मैंने, जैसे कि ये एक कार है, ठीक है, समझने के लिए ये कार ए है और ये कार बी है। ठीक है, अब ये कार जो है इससे जाके कोलाइड हुई। ठीक है, देखिए या तो सेम तरफ से कोलाइड हो सकते हैं सेम में चल रहे हो या अपोजिट कोलिजन हो सकता है। ठीक है, ए से बी पे, ए से बी पे जब कोलाइड होता है, ठीक है, ये जाके जब इससे इम्पैक्ट होता है इस पे टकराता है तो एक तरीके का कोलिजन होता है। तो इसमें दोनों इंटरनल भी फोर्सेस लगते हैं और नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग को जो इम्पैक्ट दिखता है इस कार की कोई एम ए और कोई वेलोसिटी होगा एम ए वी है और इसका भी कोई मास और कोई वेलोसिटी होगा ये दोनों। तो ये जब इस पे इम्पैक्ट करता है तो कार पे जो भी आपको बाहरी उसके जो गाड़ियों पे टूटना या जो भी उसके लॉस होते हैं वो आपको दिखते हैं वही इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होते हैं। और दोनों क्या है एक दूसरे पे अपना मोमेंटम अपना वेलोसिटी एक दूसरे पे लगाते हैं। ठीक है, अपने मास और अपने वेलोसिटी पे, तो एक दूसरे को क्या है जो भी उनका मोमेंटम होता है वो एक दूसरे को कंजर्व यानी बचाने की कोशिश करते हैं और उस वजह से जो हम लोग को वो इम्पैक्ट दिखता है वही हमारा लीनियर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया टाइप ऑफ कोलिजन दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये हमारा एक टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारा इम्पल्स, जो कि इसी मोशन चैप्टर का ही एग्जाम्पल है, सॉरी एक तरीके का आपका डेफिनेशन है। तो इम्पल्स क्या है ना, देखो इम्पल्स क्या होता है पहले लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन शॉर्ट में। व्हेन लार्ज फोर्स, व्हेन ए लार्ज फोर्स acts on a body, acts on a body for very small time। ठीक है, तो जब कोई लार्ज फोर्स एक्ट होता है बॉडी पे फॉर वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, उस वही हमारा इम्पल्स होता है। जैसे कि एक बड़ा ट्रक, ठीक है, छोटी सी कार से टकरा गया या छोटे से कोई भी गाड़ियों से टकरा जाता है तो जो इसका इम्पल्स आफ्टर लार्ज फोर्स जो आता है शॉर्ट टाइम के लिए स्मॉल टाइम के लिए वही हमारा इम्पल्स होता है। यानी कि बड़ी गाड़ी ने छोटी गाड़ी को टक्कर मारी और उसके टक्कर होने के बाद जो इम्पैक्ट होता है वही हमारा इम्पल्स होता है जो शॉर्ट टाइम में हम लोगों को दिखता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों को समझना है। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, जो कि होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन, तो मोमेंटम में क्या चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बोलने का मतलब जैसे कि ये फोर्स इनटू टाइम और चेंज इन मोमेंटम m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 भी हो सकता है, ये आपका डिपेंड करेगा। तो यही हमारे इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको और जैसे लिखते हैं तो इम्पल्स को हम J से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू जो भी एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल टी यानी चेंज इन टाइम। तो ये हमारा फोर्स होता है जो कि इक्वल होता है चेंज इन
मोमेंटम के, जो कि होता है चेंज इन मोमेंटम हमारा m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2। तो J अपना होता है इम्पल्स, F आपको पता है फोर्स, dt इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, इतनी चीजें अपनी होती है। ठीक है, इसमें और जो चीज देखना है वो है यूनिट ऑफ इम्पल्स, यूनिट ऑफ इम्पल्स जो कि होता है अपना यूनिट न्यूटन सेकेंड। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो ns। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, यूनिट ऑफ इम्पल्स हो गया। ठीक है, और ये हमारा जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी अपना होता है। ठीक है, ये चीज़ें ये आपको ध्यान में रखना है और ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारी दो चीज़ें काम की है। ठीक है, और एक तो चीज़, जैसे इसका अगर आपको थ्योरम समझना है तो एक पॉइंट और लिख लीजिए। ठीक है, तो इम्पल्स applied to an object equals to its चेंज इन मोमेंटम, जो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया चेंज इन मोमेंटम। ये सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है, जो कि एमसीक्यूज वगैरह में आएंगे। तो वो ये वाला जो डेफिनेशन लास्ट में लिखा है वही मतलब है ये चेंज इन मोमेंटम, जो होता है अपना इम्पल्स जो अप्लाइड होता है उस पर। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एग्जाम्पल जैसे समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल होता है अपना इसमें। ठीक है, जैसे कि आपका एक गेम होता है क्या, लॉन्ग टेनिस। ठीक है, या टेनिस, उस पे क्या होता है, रैकेट पे बॉल सीट करते हैं। ठीक है, रैकेट हिटिंग बॉल अप्लाइज लार्ज फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम। तो मैं लिख लेता हूँ, रैकेट हिटिंग अ बॉल, हिटिंग ए बॉल applies a large force over a very short time। तो जो over a very शॉर्ट टाइम, तो ये हो गया एक तरीके का जब आप उस पे बॉल पे हिट करते हो। तो सेकंड, ईयर बैग्स। ठीक है, जो आपका सेफ्टी मेजर पे आता है। तो ये कैसे वर्क करते हैं, तो इंक्रीज कर देते हैं टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन को, यानी कि ये क्या करते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं। किस टाइम में, कोलिजन के टाइम में, जिससे क्या होता है, जो एवरेज फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है, जिससे हम लोग को जो इम्पल्स या जो भी क्या बोला जाए कोलिजन में आफ्टर कोई डैमेज या जो भी वो पता चलना है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो क्या करता है, ओवरऑल हमारा जो इम्पैक्ट होता है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिससे नुकसान कम होता है। सेकंड हो गया। ठीक है, थर्ड, हैमर हीटिंग आ नेल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब आप हैमर करते हो, ठीक है, हैमर हिटिंग नेल डिलीवर्स अ लार्ज फोर्स। तो लार्ज फोर्स पर डिलीवर करता है टाइनी अमाउंट ऑफ टाइम में, वुड पे जब आप इसको क्या करते हो, प्लेस करते हो, किसको, आपका नेल को। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल ये हो गया अपना खत्म। यहाँ पे अपना इम्पल्स खत्म होता है, यानी कि अपना मोशन चैप्टर यहाँ से फिनिश होता है। इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तब तक कभी कुछ हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट किसका कर लेते हैं, अपना फ्रिक्शन चैप्टर का। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फ्रिक्शन चैप्टर। ठीक है, जो कि है फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, द एक्सटर्नल force that opposes relative motion between two surfaces
इन कांटेक्ट, ठीक है। और फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन सरफेस ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोथ बॉडीज, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन क्या होता है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स, जो रिलेटिव आपका मोशन है, जैसे आप अगर आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, यानी वही इसके बोलने का मतलब कि कोई भी जैसे दो फोर्सेस है, अगर उनके बीच जैसे ये है हमारा कांटेक्ट है, ठीक है, जैसे ये हमारा लैंड है, इस पे मैंने, ये एक बॉक्स है, ठीक है, तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, इसको सीधा अच्छे से कर लेते हैं। ये हो गया, इस पे जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये उससे कांटेक्ट में है। मान लीजिए इसका जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, आगे की तरफ यानी राइट की तरफ है, और जो इसका रिएक्शन ऑफ फोर्स या रिएक्शन फोर्स आएगा वो आएगा आपका अपोजिट में। तो ये बॉडी इस बॉडी से कांटेक्ट में है, ठीक है, तो वही बोल रहा है जब एक्सटर्नल फोर्स अपोज करता है रिलेटिव मोशन को बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, वही हमारा फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट होता है, ऑन सरफेस ऑफ कांटेक्ट बिटवीन दो बॉडीज, मतलब फ्रिक्शन आपका इस जगह पे एक्ट करेगा जब दोनों जहाँ पे बॉडी जो है एक दूसरे से कांटेक्ट है वहीं पे ही आपका फ्रिक्शन ऐड करेगा। तो यही हमारा क्या होता है, एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये लैंड सरफेस है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये हमारा सरफेस है। अगर इसको मैं यहाँ निकाल के देखूँ तो इसमें हम लोगों को ना हिल और इंटरलॉकिंग टाइप के पार्टिकल्स दिखेंगे, जिसकी वजह से हम लोग इजीली क्या है आपका मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग खड़े हो पाते हैं। इसको अगर हम जूम इन करके जब देखते हैं, ठीक है, तो दो जब बॉडी कांटेक्ट बीच, यानी कि एक लैंड है, लैंड और बॉडी के बीच कांटेक्ट, तो उनके बीच क्या होता है, इंटरलॉकिंग पार्टिकल्स होते हैं, जिनके वजह से हम लोग क्या है इजीली मूव कर पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम लोग खड़े हो पाते हैं। अब इसमें एक चीज निकल के आया है जो कि हमारे काम का है, ये रिलेटिव मोशन। अब ये रिलेटिव मोशन क्या होता है इसको समझते हैं। रिलेटिव मोशन देखिए डेफिनेशन में लिखा है, उसको समझा देना तो अच्छा है, लेकिन रिलेटिव मोशन भी तो समझना जरूरी है। तो ये क्या होता है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, व्हेन वन ऑब्जेक्ट moves relative to another called relative motion। मतलब जैसे देखिए फिर से वही चीज, ये जैसे कि एक लैंड सरफेस है, ठीक है, जिस पे हम वॉक करते हैं, उस पे ये एक बॉडी है। तो बोल रहा है व्हेन वन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जैसे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस बॉडी यानी ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यही एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है एक दूसरे से। और जैसे कि ए इस पे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है तो कोई मोशन आएगा इसमें, ठीक है ना, तो कोई मोशन आएगा तो क्या होगा, ये ए बॉडी इस ग्राउंड पे मूव कर रहा है, वही एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है यानी रिलेटिव टू अनदर, वही हमारा रिलेटिव मोशन है कि ये बॉडी इस ग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन occurs due to irregularities of two objects in contact, of two objects in contact। बोलने का मतलब जो भी दो बॉडी हैं, जैसे ये एक सरफेस हो गया ग्राउंड, इस पे ये है अपना बॉक्स ए, तो ये दोनों सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है उस कांटेक्ट में इरेगुलरिटीज है, जिसके वजह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं, जिसके वजह से बॉडी इजीली मूव करती है। तो वही चीज़ है कि फ्रिक्शन का कारण है, फ्रिक्शन अकर्स ड्यू टू इरेगुलरिटीज, मतलब ये,
ठीक है, किसकी वजह से? इरेगुलरिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं। सेकंड, अधेसिव फोर्सेस, यानी उनके बीच जो अधेसिव यानी एक तरीके से चिपकने का फोर्सेस बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में है एक दूसरे से तो इनके बीच में अधेसिव फोर्सेस है, जिसके वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन हमारा वो क्या बोलते हैं कॉज करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फिर फ्रिक्शन में आगे बढ़ते हुए। ठीक है, सरफेस इरेगुलरिटीज। ठीक है, चलिए अधेसिव फोर्सेस के बारे में मैं लिखवा ही देता हूँ। अधेसिव फोर्सेस क्या होता है? व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जब दो सरफेस क्या होते हैं? कांटेक्ट में होता है। दे स्टार्ट, वो क्या करते हैं? दे स्टार्ट फॉर्म बॉन्ड टुगेदर, तो वो क्या करते हैं? दोनों बॉन्ड बनाने का कोशिश करते हैं। एंड बिगिन टू, और क्या करते हैं? बिगिन टू स्टिक, एक दूसरे से क्या होता है? स्टिक टू ईच अदर, स्टिक यानी चिपकना, स्टिक टू ईच अदर। तो इसी सब फेनोमेनन, जब दो बॉडी, दो सरफेसेस या दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं और दोनों बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं और स्टिक होने की कोशिश करते हैं, वही हमारा अधेसिव फोर्सेस है। ठीक है, ठीक है, तो इसी का ही एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कोहेसिव फोर्सेस, इसके बारे में भी लिख ही लेते हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस क्या बोलता है? अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, नहीं अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में जब सरफेस टेंशन वाला चैप्टर करेंगे उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो कोहेसिव फोर्सेस में क्या लिक्विड लिक्विड वाले पार्ट से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये देखिए। सबसे पहले चीज लिखिए, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब किस टाइप का सरफेस है। ठीक है, स्लिपरी है, नॉर्मल है, रफ है, ठीक है, क्या उस पे आपका डिपेंड करेगा। तो कितना हार्ड सरफेस है, वो कितना प्रेस हो सकता है। ठीक है, तो जितना रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा, और जितना स्लिपरी सरफेस होगा उतना क्या होगा? वो स्लिप होने का चांसेस होगा। और उनके बीच में जो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर क्या है? फोर्सेस या नॉर्मल रिएक्शन बनना चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा? आपका नॉर्मल फोर्स होने की वजह से आपका फ्रिक्शन या दो सरफेस पे फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। जैसे कि ठीक है, पहला चीज हो गया, तो ये हो गया। हाँ, वैसे ही सेकंड है, और क्या इफेक्ट करेगा? पॉलिशिंग सरफेसेस, तो पॉलिशिंग, तो नेचर ऑफ सरफेस, अगर रफ है तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। और इसी में ही अगर स्लिपरी है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? अपना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेकंड भी लिख सकते हैं अपना, पॉलिशिंग सरफेसेस कॉन्टेक्ट चेंज द, मतलब पॉलिशिंग सरफेस क्या करेगा? इरेगुलरिटी को कर देगा, और क्या बोला? रिड्यूस कर देगा फ्रिक्शन को। ठीक है, उसके बाद है, तो ये किस पर डिपेंड किया? हम लोगों को चीज़ें पता चल गई। नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, तो अगर सरफेस हमारा क्या है? रफ है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? अपना इंक्रीज हो जाएगा। और अगर स्लिपरी है हमारा फ्रिक्शन, वो क्या बोला है अपना सरफेस, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जो कि कल पढ़ेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो भी समझ में आया, जो भी डाउट होगा मेरे से एक बार आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।